हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अपना खून। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। समझ में नहीं आता इस कहानी को कहाँ से शुरू करूं। वहाँ से जब छम्मी भूले से अपनी कुंवारी माँ के पेट में पली आई थी और 4 चोट की मार खाने के बाद भी डिठाई से अपने आसन पर जमी रही थी, और उसकी मैया ने उसे इस दुनिया में लाने के बाद उपलों के तले दबाते दबाते ममता की अनजानी सी कील कलेजे में चुभने पर छाती से लगा लिया था। या वहाँ से जब छम्मी की माँ को जुम्मन मुर्दार खुद अजराहे करम ब्याह कर ले गया था, क्योंकि तले ऊपर उसकी 3-4 बीवियां ठिकाने लग चुकी थी और उसकी अंधी माँ की देखभाल के लिए उसके तीनों लड़के बहुत छोटे थे। और इस वक्त छम्मी भी अपनी हर्राफा माँ के साथ टीन की संदूकची और मरमरों की पोटली के साथ बैलगाड़ी में धरी जुम्मन के गांव पहुंच गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो एक दिन अपनी अल्हड़ माँ की कोख में पहुंच गई थी। यूं तो कहानी वहां से भी शुरू की जा सकती है, जहां लगान न देने की वजह से नाइब के जूतों की तड़ातड़ से जुम्मन का ज्वार बाजरे से बना हुआ ऊदा ऊदा खून नाक के रास्ते से निकल रहा था, और कोई रास्ता ना पाकर उसने 13 बरस की छम्मी को उसकी माँ का लहंगा पहनाकर 16 बरस की औरत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। और फिर नाइब के जूते तड़तड़ाना बंद हो गए थे और छम्मी महल के जनाना शागिर्द पेशे में यूं पहुंच गई जैसे वो हमेशा वहां पहुंचने की आदी थी। नहीं, शागिर्द पेशे में तो कहानी बिल्कुल उथल पुथल होने लगी थी। दूसरी बांदियों ने उसका लहंगा उठा उठाकर उसका खूब खेल बनाया था। जैसे पिंजरे में नई चिड़िया डाल दी जाए तो सारी चिड़ियां उस पर टूट पड़ती हैं, इसी तरह छम्मी पर ठोंगों की बौछार होने लगी। मगर छम्मी फूलों की सेज पर तो पली न थी जो चुटकियों तमाचों की खातिर में लाती, और न लहंगा उठ जाने से उसकी शान में कोई बट्टा लग जाने का खतरा था। लहंगे से उसे यूं भी कोई खास दिलचस्पी ना थी। अभी चंद साल पहले तक वो सिर्फ मेले ठेले के मौके पर घघरिया पहनती थी, जो लौटते वक्त फौरन उतरवा ली जाती थी कि कहीं कीचड़ धूल में सत्यानाश ना लग जाए। उसका रोजाना का लिबास चंद चीथड़े थे जिन्हें वो लंगोट की तरह कस के बांध लिया करती थी। माँ के घेरदार लहंगे से उसे कतई दिलचस्पी न थी। फिर नेफे में बसी जुएं अलग खसोट रही थी। जब लौंडिया हंसते हंसते थक गई तो नई शरारतें इजाद करने लगी। अरे ना मुराद, तूने खानम साहब को मुजरा किया कि नहीं? गुल बदन बोली। सलाम किया था, ये मुजरा क्या? 9 बहार तो ज़मीन पर लोटन कबूतर बन गई। अरे सलाम नहीं, मुजरा। अभी तक नहीं किया तो बस समझ ले तेरी खैर नहीं। देख, पहले खानम साहब के सामने जाके 3 बार खूब झुककर सलाम कर, ऐसे। शिबू ने सलाम करके बताया। समझी? छम्मी ने मन भर की मुंडिया हिला दी। हाँ, और देख, फिर निहायत अदब से लहंगा उठा देना। सनोबर खिलखिलाने लगी। चुप रह गध्यो, हंसने की क्या बात है जी? और देख, मरवेशोनी हंसना नहीं, वरना ये समझ ले खोद के वहीं चौकी तले गाड़ देंगी। छम्मी समझ गई। जमरूदी खानम लौंडियों की दरोगन असर की नमाज से फारिग होकर मुसल्ले पर बैठी हजारदाना फेर रही थी। हूर व कसूर दिमाग में रचा हुआ था। निगाहों में तकद्दुस और चेहरे पर धड़ियों नूर बरस रहा था। उनका सिन भी छम्मी का सा था, यूं गोश्त का पहाड़ थोड़े ही थी। छम्मी ने सलाम किया तो वो आलम बाला के तसव्वुर ही में खोई थी, मगर जब लहंगा उठा तो 14 तबक रोशन हो गए। एक धमाके के साथ वो बंजर जमीन पर आ रही। कहानी यहाँ बिल्कुल दूसरा ही पलटा खा सकती थी। शायद छम्मी फिर जुम्मन के सर पर पटकती जाती, जहाँ फिर जूते मंडलाने लगते और ऊदा खून बहने लगता। मगर ऐसा हुआ नहीं कि कीचड़ में सच्चा मोती रुल रहा हो तो जौहरी की आंख धोखा नहीं खाती। छम्मी की मैल जमी टांगों पर सुनहरे रोंगटे देखकर जमरूदी खानम ने फौरन भांप लिया कि मोती कीचड़ में सना हुआ है। उन्होंने इशारे से छम्मी को पास बुलाया।
लौंडियों बांदियों की घिक्की बंध गई। अब खानम झुककर सलीम शाही जूती उठाएंगी और फटकी फटकी करके छम्मी का भेजा दलान दर दलान छिटक जाएगा। नहीं, शायद बैठे बैठे उसके पेट पर लात मारेंगी। खानम की लात में अरबी घोड़ी जैसा जांटा था। लतीफ़ा के पेड़ों पर यही घोड़ी की लात पड़ी थी जो खून के इतने दस्त आए कि वो चल दी अल्लाह मियाँ के यहाँ। मगर खानम साहब ने ना अरबी घोड़ी वाली दुलत्ती झाड़ी, ना ज़रकार सलीम शाही संभाली। वो काली टांगों पर सोने की तारों की नक्काशी देख देख कर मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने उसे सब जगह से नापा टटोला, सब कुछ जमा जोड़कर 13वें साल की रकम से तकसीम किया। जवाब लाजवाब। खानम के हाथों से ना जाने कितनी बांदियां काट छांट के बाद हुस्न और जवानी के मुरक्का बनकर नवाब साहब की सेज को गरमा चुकी थी। क्या मार्के की निगाह पाई थी। पेट की लौंडिया को भी नाप कर तौल कर चुटकी बजाते भांप लेती कि कोख में पद्मिनी बिराज रही है या कोई चुड़ैल पैर पसार रही है। नाप तौल से ये तो औरत बनती है। कूल्हे, कमर, सीना, बाजू, पिंडलियां, राने और गर्दन हुस्न के मुकाबले में जैसे पोर पोर नापी जाती है, बिल्कुल इसी तरह खानम की निगाहों का फीता काम करता था। हाँ, अब यहाँ से असल कहानी शुरू हुई। खानम साहिबा ने नूरन दाई को तलब फरमाया, उसे लिबार्ट्री यानी हम्माम तैयार करने का हुक्म दिया। पहला हंगामा तो छम्मी के जुओं भरे सर ने खड़ा कर दिया। उसका इलाज फौरन कैंची से कर दिया गया। खुशखाशी बाल करने के बाद भी तालू से चमटी हुई जुएं बिल्कुल छम्मी की तरह सख्त जान साबित हुई। धो फटक कर छम्मी चटाई पर फैला दी गई। आंखें और नाक के नथुने छोड़कर उसके बदन पर कोई कत्थई रंग का लुआबदार मसाला थोप दिया गया। फिर उसे खौलते हुए पानी से धोया गया। उसके बाद कोई दूसरा लेप चढ़ाया गया। छम्मी चुपचाप सिसकियां लेती रही। खानम साहिबा उसके कोफ्ते पका रही हैं, मसाला लगाकर छोड़ेंगी। फिर उसे सेखों पर चढ़ाकर अंगीठी पर सेका जाएगा। फिर कुत्तों को खिलाया जाएगा। हफ्ता भर छम्मी धुलती रही, छनती रही। उसकी नस नस फोड़े की तरह टपकती रही। 2 दिन बुखार भी चढ़ा। फिर लेप खत्म होकर मरहम चपड़े जाने लगे और छम्मी की टीसें कम हुई। हफ्ता भर गुजरने के बाद वो बिल्कुल पानी में फूटी हुई कमल की कोपल की तरह निकल आई और इस अरसे में उसे दूध और शहद के सिवा कुछ खाने पीने को ना मिला। भूख के मारे वो बिलबिलाती रहती मगर कोई सुनवाई ना होती। मोटी बीझड़ की रोटी और चटनी खाने वाली का नीनियों और शोरबों से क्या भला होता। 10-12 खरबूजे एक सांस में साफ कर जाने वाली सरदे की एक कास से क्या। एक दिन वो चुपके से शाही मतबख में पहुंच गई और इतना हबड़ हबड़ करके खाया कि 3 दिन तक दस्तों के मारे हलकान हुआ। फिर उसे मोहसिल दिए गए जो शांदे और मजूने चटाई गई और फलों के रस हलक में टपकाए गए। 6 महीने बाद खानम साहब ने उसे अपनी तजुर्बा गाह से जब निकाला तो वो 14 साल की हो चुकी थी। उसका रंग काफूर की तरह सफ़ेद हो गया था। बाल कंधों को छू लेते अगर खमदार ना होते। अब उन्होंने उसे जैतून के तेल में डुबोकर जड़ी बूटियों में बसाए हुए पानी से बार बार धोया। साबुन के बगैर सिर्फ पानी की धार से तेल की चिकनाई छुड़ाने में जो मेहनत और वक्त सर्फ हो उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं। फिर घिसा हुआ संदल उसके अंग अंग पर मलकर पपड़ियाँ छुड़ाई गई। जायद बाल मोचने से उखाड़े गए और फिर उसे पिंडलियों पर चिपका हुआ कोरे धुले नैनसुख का आड़ा पजामा और शबनम का जरकार कुर्ता पहनाया गया। उसके बालों के छल्ले संवार कर कार चोबी टोपी लगाई गई। मोती जड़ी चौड़े गिरबान की सदरी और तले की मोजड़ी पहनाई गई। जब छम्मी फूलों के गजरे ले नवाब बेगम की खाबगाह में पहुंची तो वो हिली न जुली, बस गुमसुम मखमली तकिए पर कोहनी टिकाई उसे देखती रही। गजनफर नवाब बड़ी मुश्किल से उनके होंठ सिसकी में हिले। मुजरे के बाद छम्मी ने दोजानू होकर गजरों की थाल अदब से पेश किया। कांपते हुए सहमे सहमे हाथ से उन्होंने सोने के छल्लों को छुआ। कनपट्टी पर सुनहरा गुब्बार सा लरज रहा था। कलीमे की उंगली बहकती हुई रुखसार के भूरे तिल को चूमती होठों पर कांपने लगी।
चरका सा लगा और उन्होंने कोहनी में मुंह छिपाकर एक आह भरी। गारत हो, उन्होंने आवाज घोंट ली। छम्मी के हाथ से फूलों भरा थाल छूट पड़ा। खानम साहब ने झुककर उसे टहोका दिया और वो भद से बैठ गई। उंगली के इशारे से उन्होंने उसे दफन किया और फूल उठाने लगी। हुजूर, खानम साहब ने नवाब बेगम की पेशानी से लट हटाई। गारत हो, नवाब बेगम छलक पड़ी, मगर खानम साहब गारत नहीं हुई, वहीं पट्टी पर टिक गई और हौले हौले बेगम की पिंडलियां सूतने लगी। नवाब बेगम सिसकती रही, उन्होंने पांव झटक दिए। खानम साहब ने जिंदगी भूचाल के झटके सह गुजारी थी, वो जमी रही। लौंडी से खता हुई तो इसकी दम गुलामों बांदियों को हुक्म दीजिए कि महल सराय के सतून से बांधकर सरकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएं, या हुक्म फरमाए तो बांदी के संदूकचे में सिमे कातिल की कमी नहीं। एक बूंद इस जमीन के बोझ को दोजख में जोंगने के लिए काफ़ी होगी। बेगम नवाब सिसकती रही, पाँव न झटके। मुझे शुबा हुआ था नवाब बेगम, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बेगम नवाब की सिसकियां तूल पकड़ने लगी। 15 बरस पहले नवाब हुजूर की भूली बात वो सांसें गिन रही थी। महल सरा की संगीन दीवारें थी और नवाब बेगम की धड़कती हुई नब्जें। महलों के सारे शोबदे फीके पड़ चुके थे। नवाब बहादुर उन्हें चक्कर और कहीं मुंह मार लेते, अला बला सब हड़प कर जाते। नई थाली सामने चुनी जाती, 2-4 महीने में उससे पेट में अफारा पैदा होने लगता, खट्टी डकारें आने लगती, फौरन दूसरे डिश का इंतज़ाम हो जाता। नवाब बेगम को इस बात की कोई शिकायत भी न थी, क्योंकि नवाबों का यही दस्तूर हुआ करता था। खुद उनके वालिद बुजुर्गवार के तोशादान में जो वलायत तक के मुर्गन तर माले आते जाते रहते थे, रजवाड़ों में उनके टेस्ट और पहुंच की धाक बैठी हुई थी। वैसे उनकी मुंह चढ़ी हबशी हलवा सोहन की टिकिया मबरूका को जो दर्जा मुयस्सर हुआ था, किसी को ना हो सका। मगर नवाब बहादुर तो गंदगी की पोट थे। उनके हैवानात की हदों को पार करते हुए प्यार पर बेगम का खून खौल पड़ा। नवाब बहादुर उड़ गए, वो भी अड़ गई। बेगम तीर तलवार पर उतर आई और उनसे पर्दा कर लिया। अब वो उनकी ख्वाबगाह की तरफ नहीं फटक सकते थे। वैसे जश्न जुलूस के मौक़ों पर वो पेश रहती सजे हुए हाथी घोड़ों की तरह। नवाब बहादुर की जूती से वो अड़ गए तो चूल्हे भाड़ में जाएं, उन्होंने और निकाह कर लिए। जब तक बीवी हज़म होती ऐशबाग में रहती, जहाँ बासी हुई और जी से उतरी महल सरा पर पहुँचा दी जाती। थोड़े दिन फुंकारती, बल खाती और फिर फन पटक कर चुप हो जाती। बेगम का रुतबा अपनी जगह। वो उत्तरी कमान की फरिश्त में दाखिल होकर महल के एक कोने में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेती। फिर किसी दूसरी के दिन पूरे हो जाते और वो भी आ जाती। इसके बाद उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वैसे तो नवाब बहादुर की झूठन पर सारी रियाया पलती थी, मगर उनकी झुटाली औरत फौरन 7 तालों में कैद कर दी जाती थी। रिश्तेदार मिलने आ सकते थे, खाने पीने की इफरात, कपड़े जेवर के अंबार, लेकिन मर्द की बूबास से महरूम। कभी कभी पुरानी बीवी की कोई बात याद आ जाती, नवाब बहादुर उसे फौरन तलब कर लेते। निगोड़ी के खुशी से हाथ पैर फूल जाते। बाकी बदनसीब उसे बन ठन कर पिया की बाहों में जाने की तैयारियां करते देखती तो उन्हें हिस्टीरिया के दौरे पड़ जाते और खानम साहब अपना तिस्लमी संदूकचा लेकर मदद को दौड़ती। 12 नवाब बहादुर ने बड़ी बेगम को भी अपनी दावतनामा भेजा। कुछ अरसे से अपने पीर साहब के हुक्म पर वो बड़ी पाबंदी से बारी बारी सब बीवियों को उनका हक देने को तैयार थे, मगर बड़ी बेगम ने बड़ी गुस्ताखी से अपना हक ठुकरा दिया। 19 बरस की मजरूह सिसकती जवानी का पहाड़ उठाए दंदनाती चली जा रही थी कि खलेरे भाई गजनफर अली खां विलायत जाने से पहले शिकार विकार की धुन में रियासत में आ निकले। रिश्ते के भाई थे, 3 साल छोटे थे, हद छुटाक हुए थे। नवाब बेगम के छक्के छुड़ा दिए। क्या लहलाते मुस्कुराते दिन थे वो भी। धमा चौकड़ी हो रही है, स्वांग भरे जा रहे हैं, आपा धापी मार कटाई से भी आर नहीं।
हंसी है कि आबशार बनकर टूट पड़ती है। नवाब बेगम की सारी बेरुखी भुला हुआ ख्वाब हो गई और बचपन लौटकर हुक्मने लगा। भौंडे भौंडे तमाशे होते, 4 लौंडियों को हुक्म दिया जाता, कर दो एक दूसरे को नंगा, जो जीतेगी सोने का कड़ा या जड़ाव हेकल इनाम में पाएगी। और पुल पड़ती ना मुरादें, एक दूसरे पर वो घमासान मचती कि हंसते हंसते आंसू निकलने लगते। कपड़ों की धज्जियां उड़ने लगती, लहू लुहान हो जाती। अंजाम कार जिस्म पर बस पजामे का नेफा और पांचों की मोरियों के छल्ले पड़े रह जाते। फिर हार जीत अलग रखकर सबको इनाम मिलता। जब गजनफर मियाँ हंसने पर आते तो उन्हें दीन दुनिया का कोई होश न रहता, गिर गिर पड़ते। बहुत ज़्यादा हंसने पर बेगम नवाब के ऊपर आ गिरते, कभी बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाते। बड़ी मुश्किल से बेगम उनके परत उतार कर हटाती। शोखी शरारत तो उनकी आदत थी, बच्चा ही तो थे, ज़रा ज़रा सी मूछें फूटी हैं, वो भी शायद बार बार मूंढने पर। सर पर ताज तो अल्लाह का रखा हुआ था, बिल्कुल मोहरों का कच्चा सोना सर पर ढेर था। दांत कचकचा कर नवाब बेगम सुनहरे गुच्छे पकड़कर हिला डालती, कुछ लिहाज ही नहीं सुअर को, हाथ है कि बिल्कुल दीवाने। ये खेल साहबजादे ने आंखें खोलकर सभी को खेलते देखा था। बांदियां आपस में नोचती खसूटती, बाहर नौकर चाकर खुली खुली बातें करते। आती जाती का बुकट्टा भर लिया, कल्ला नोच लिया और कमर खसूट ली। साहबजादियां तो अलग थलग सैंत कर पाली जाती, हाँ लौंडिया गोद ही में हथखंडे सिखा देती। वहाँ देखने टोकने वाला कौन था? गजनफर अली कोई गुस्ताखी कर बैठते तो लौंडिया ठट्ठे लगाने लगती। नवाब बेगम का दम लबों पर आ जाता, कभी घुड़क देती, कभी जानबूझकर अनजान बन जाती। मगर छीना झपटी से बात आगे बढ़ने लगती तो वो फौरन बंद बांध कर सिमट जाती और बाअदब बामुलाहिजा हो जाती। उन्हें बेकायदगी से सख्त नफरत थी। चोटी गूंदने में अगर मांग में एक बाल भी इधर से उधर हो जाता तो बेकल हो जाती और सारी रात तकिए पर सर पटकती। उनसे कभी कोई लग्जिश नहीं हुई, सुलगने की आदी थी, भड़कने की शर्त नहीं थी। मगर गजनफर मियाँ ठहरे कल के लौंडे, धड़ धड़ जलने लगते, भूख लगे खा लो, प्यास लगे पी लो और नींद आए सो जाओ। उन्होंने यही सीखा था। बेगम की हदबंदियों पर अलिफ हो गए, निगाहें खींची तो अगाड़ी पछाड़ी तुड़ाने लगे, चंद मुसाहिबीन की राय से इधर उधर शिकार पर चल दिए। बेगम की दुनिया उजड़ गई और महल सरा में मौत सी हो गई। एक अदद मोती छम्मी की सूरत में अल्हड़ कुम्हारिन की कोख में जलवा अफरोज हो गया। विलायत जाने का वक्त आ गया और वो रुखसत हुए, लेकिन हवाई जहाज़ के हादसे में ख़त्म हो गए। बेगम ने बरसों चुपके चुपके मातम किया। अगर उस दिन उन्होंने गजनफर मियाँ को धुतकारा ना होता तो शायद ये मोती उनकी प्यासी कोख को सैराब कर देता। ये तो उनकी अमानत थी जिसमें अब खियानत हो गई थी। तो क्या छम्मी उनकी कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं? क्या किसी की मुर्गी जाकर दूसरे के डरबे में अंडा दे आए तो मुर्गी के मालिक का उस पर हक नहीं रहता? जीने के लिए इंसान कैसे कैसे हथखंडे चलाता है। महरूमियों और तन्हाइयों से उकताकर तयक्खुल की दुनिया बसा ली। जख्मी दिल ने मरहम चाहा और पा लिया, जैसे सीपी अपने जख्म को मोती बनाकर सीने में छिपा लेती है। लौंडी ने सोचा, आखिर अपना खून है, शागिर्द पेशे में नीच कमीनी औरतें उसे किस करम का नहीं रखेंगी। हाँ अपना खून है। नवाब बेगम को ये बात बड़ी प्यारी लगी। ऊपर से बरसों की दबी दबाई ममता फट पड़ी। उन्होंने छम्मी को उठाकर कलेजे से लगा लिया। बेगम बादशाहजादी की तरह छम्मी के भाग जाग उठे। छम्मी से उसे शगुफ्ता बानो बना दिया गया। वहीं बांदियाँ जो लहंगा उठा उठाकर उसकी गति बनाया करती थी, आफताबा सलफची संभले उसकी खिदमत गुजारियाँ करने लगी, उसे नहलाती धुलाती, कंगी चोटी करती। नवाब बेगम की राय से उसे गुड़िया की तरह सजाती और उसकी किस्मत पर रश्क करती कि काश साहबजादे उनकी माँओं पर मेहरबान हुए होते। शगुफ्ता बानों की आला पैमाने पर तालीम और तरबियत होने लगी। सलीका सिखाया जाता, वो बड़ी मुस्तैदी से हर काम पे जुट जाती, उसी तरह जैसे गांव में खुशी खुशी उपले थापा करती थी। बुनाई कढ़ाई सीखती,
तीज त्योहार पर मसहरा सजाकर दुल्हन बनाई जाती। वो बांदियों के गोल में मिलकर महलसरा सर पर उठा लेती। सावन में झूले पड़ते और दिवाली पर चिरागां होती। मुहर्रम पर ताज़िए रखे जाते, मजलिस होती। रैयत में अस्करियत हिंदुओं की थी, मगर सब ही त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते। नवाब साहब हर त्यौहार के जश्न में लाजिमन शरीक होते थे। नवाब साहब के हरम में लौंडियों बांदियों के अलावा 17-18 बीवियां भी थी जो कभी उनके निकाह में रह चुकी थी। शरअ की रूह से 4 शादियों से ज़्यादा नहीं कर सकते थे, जिनमें से नवाब बेगम को वो तलाक नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके भाई बहुत बारसूख और तबीयत के टेढ़े थे। इसलिए उनके अलावा 3 और निकाह में रहती। जब कोई नई दिल में बस जाती तो 3 में से जो सबसे ज़्यादा पुरानी होती उसे तलाक दे देते और वो रोती पीटती महलसरा में पहुंचा दी जाती। उसे बाहर जाने या दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं थी। 1000 पाबंदियों के बावजूद इधर उधर ठगी लगाने में भी कामयाब हो जाती थी। नवाब साहब के पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो सब बीवियों के हक़ जज़ियत बारी बारी से बख्शते थे। रोज़ शाम को एक बीवी का बुलावा आ जाता था और इसमें से बड़े जोड़ तोड़ चला करते थे। बाला बाला रिश्वतें चलती थी। जो बीवी ज़रा कंजूसी करती, अहलेकार उसकी बारी गड़मड़ कर देते। नवाब साहब बेचारे को तो ठीक तरह याद भी नहीं था कि कौन सी निकाह में है। किसी बात पर अचानक किसी पिछली बीवी की हड़क उठने लगती तो नवाब साहब बेकरार हो जाते। अरे भाई, आज नूरी को हाजिर किया जाए। आलीजा, उनको तो तलाक फरमा चुके। अम्मा, नहीं, कब? सरकार, वो तीसरी बिटिया के बाद जब फुरोज़ा नवाब से अक़्द फरमाया था। अच्छा अच्छा, नवाब साहब को याद आ जाता। कोई मज़ाइका नहीं, नमक ख्वार तो है। और नमक ख्वार खुश खुश 16 सिंगार करके आ जाती और ऐसी पट्टी पड़ाती कि अहमक नवाब बहादुर नंबर 1 को तलाक देकर उसे दोबारा निकाह फरमा लेते। ज़्यादातर निकाहों की तो वजह यह थी कि सब कमबख्त नवाब साहब को चिढ़ाने के लिए लड़कियां ही पैदा करती थी। 3-4 लड़के हुए भी, मगर जाते रहे। महलसरा में जब ये जश्न होते तो नवाब साहब तशरीफ़ लाते, दरबार लगता, इनामत तकसीम किए जाते और खिलतें बंटती। उस दिन एक से एक बढ़ चढ़कर सिंगार करती। बड़ी बेगम हुजूर आला हज़रत के दाएं तरफ जलवा अफरोज़ होती। बाकी 3 में से सबसे चहेती बाएं तरफ और उसके बाद सब दर्जा बदर्जा बैठती। जश्न से पहले बड़े दंगे फसाद होते। बीवियां आने वाले दिन की तैयारियों में अपने मर्तबे का बहुत ख्याल रखती। छिपी ढकी नोक झोंक चलती। कभी इन मौक़ों पर कोई पुरानी बीवी एकदम से नई लगने लगती और उसका नाम फिर 4 बीवियों की फहरिस्त में आ जाता। बारी मुकर्रर करने का काम मुशीर कानूनी के हाथ में था। कुछ खानम साहब पर भी दारो मदार थे। वो अगर कह देती कि तबीयत कसलमंद है तो बेचारी की बारी गायब हो जाती। उनके भी मस्का मारने की ज़रूरत हुआ करती थी। मेरे ख्याल में छम्मी की कहानी दरअसल होली के त्यौहार से शुरू हुई। ये होली थी पिछले सारे त्योहारों से ज़्यादा शानदार, इस धूमधाम की वजह से कि रियासत में कांग्रेस का असर 1935 ए के बाद से बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस जो विदेशी राज का नाक में दम किए हुए थी और ब्रिटिश राज के फर्जदाने दिल बंद में से नवाब साहब भी थे। कोई बेटा नहीं था, इस वजह से भी कुछ खाइफ रहते थे। इसी की खातिर शादियों पर शादियां कर रहे थे और अभी नाउम्मीद होने की नौबत नहीं आई थी। कांग्रेस के ज़ोर को कुचलने के लिए रियासत में हिंदू मुस्लिम कशीदगी का बीज बोया गया, जो फ़ौरन जड़ पकड़ गया। लेकिन खुद नवाब साहब पर भी फ़िरका परस्ती की शय पड़ने लगी। खुद नवाब साहब कतई फ़िरका परस्त नहीं थे। उन्हें खुद परस्ती से ही छुट्टी नहीं मिलती थी, जो फ़िरका परस्ती के झंझट में पड़ते। नाच रंग और शिकार से अगर कभी मोहलत मिल जाती तो ब्रिटिश राज की सलामती की फ़िक्र कर डालते। उन्हें हर फ़िरके के लोगों से बेइंतहा प्यार था और हर फ़िरका उनकी रियासत में इत्मीनान से अपने धर्म का पालन कर सकता था। मुसलमान और हिंदू वो कोई फ़र्क रवा नहीं रखते थे। दोनों ही उनके राज में कल्लाश थे, बल्कि मारवाड़ियों ने तो कुछ फैक्ट्रियां बना भी ली थी। मुसलमान बेइंतहा जाहिल और मुफलिस थे
عہدیداروں میں وہ انگریز کے بعد ہر شخص کے مروب تھے جو سرکاری قبیلے کا تھا اور پینشن کے بعد ان کی ریاست کی قسمت جگانے آ جاتا تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ انتہائی غیر جانبدار تھے۔ بیویوں میں نہایت اطمینان بخش طریقے سے انہوں نے بغیر کسی تفریق کے سب کو نوازا تھا۔ کچھ پروپیگنڈے کی کاٹ منظور تھی، کچھ پرانا دستور تھا۔ ٹیسو کے پھول دیگوں میں ابال کر رنگ تیار ہوا کرتے تھے۔ اکبر ملا عنبر اور گلال بڑے بڑے پیتل کے تھالوں میں بھر کر چبوتروں پر سجا دیا گیا تھا۔ رنگوں کی بھری ناندیں اور پچکاریاں افراط سے موجود تھی۔ کڑھاو چڑھے ہوئے تھے، حلوائی پکوان تل رہے تھے اور کہار ڈولیوں میں رکھ رکھ کر محل سرا میں پہنچا رہے تھے۔ ساری خلقت رنگ کھیلنے اور انعام لینے کے لیے ٹوٹ پڑتی تھی۔ کمینوں کی ٹولیاں سوانگ بھر کے ناچتی گاتی چلی آ رہی تھی۔ محل سرا کے لکودک صحن میں ریاست کے اعلیٰ افسروں کی عورتیں، شاہی خاندان کی بہو بیٹیاں ہولی کھیلنے اور ترمال اڑانے میں مشغول تھیں۔ نواب بہادر بھی محفل کی رونق بڑھانے کی خاطر تھوڑی دیر کو جلوہ افروز ہو جاتے۔ رعیت کے مائی باپ تھے، ان سے کوئی پردہ نہیں کرتا تھا۔ سب کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے نمسکار کرتے، رنگ ڈلواتے اور آنکھیں بھی سینکنے سے باز نہ آتے۔ ان موقعوں پر لونڈیوں باندیوں کی کھرمستیاں قابل دید ہوا کرتی تھی۔ خوب ناچ گانے، سوانگ اور کشتم پچھاڑ ہوتی۔ مقصد نواب بہادر کی توجہ پانا ہوتا۔ ایسے ہی موقعوں پر تو لونڈیوں کو بیگم بنانے کا موقع ملا کرتا تھا۔ روک ٹوک کے باوجود چھمی عرف شگفتہ بانو اس طوفان رنگ میں بجلی بنی چمک رہی تھی۔ سڑاندی کیچڑ اور گوبر سے کھیلنے والی چھمی کی یہ پہلی رنگ برنگی مہکتی ہولی تھی۔ 15واں سال لگا ہی تھا مگر جسم کی اٹھان ماہوں سال کی جھنجھٹ نہیں پالتی۔ رنگوں سے بھیگے کپڑے جسم سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ کوس و قزح بنی ادھر ادھر کلانچیں لگا رہی تھی۔ نواب بہادر کے نتھنے پھڑکے، مانس گند۔ نواب بیگم نے ان بڑی بڑی غلافی آنکھوں کی نیت پہچان لی۔ نواب بہادر کی ننگی آنکھوں کی گالی پر وہ تل ملا اٹھی۔ انہوں نے جھک کر خانم صاحب کے کان میں کچھ کہا، ادھر نواب بہادر نے جھک کر خواجہ کے کان میں کچھ کہا اور اٹھ گئے۔ ایش باغ کے مرمری حوض میں لال مچھلی ترارے بھر رہی تھی۔ اس کے آس پاس کے پانی شعلے بھڑک رہے تھے۔ نواب بہادر کی بھاری بھاری آنکھیں رس گھول رہی تھی۔ چھمی عرف شگفتہ بانو نے ایش باغ کی اونگتی اکتائی فضا کو ایک دم جھنجھوڑ کر جگا ڈالا۔ نواب بہادر کی تھکی تھکائی آنکھیں ایک دم چونک کر ٹھٹھے مارنے لگی۔ یہ چٹپٹی طوطیاں مرچ کس مرتبان میں سینتی پڑی تھی۔ ان کا کام و دھن تو اکتاہٹ سے ففوند سے اٹھ رہا تھا۔ ایسی بے اجر بے تکلف شے ان کے شاہی دسترخوان پر آج تک نہیں اتری تھی۔ سب کی کٹی پیسی کپڑچھن کی ہوئی معجون مرکب بنی ان کے حضور تک پہنچی تھی۔ نواب بہادر ہنستے ہنستے لوٹن کبوتر ہو گئے اور جب گریبان میں ہاتھ ڈالنے پر اس نے چٹ سے ہاتھ پر تھپڑ ٹکایا اور پھنکارنے لگی۔ واہ! بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ ارے بھائی ادھر آؤ۔ انہوں نے مصاحبین کو دعوت دی۔ ذرا اسے تو دیکھو۔ انہوں نے پھر وہی حرکت کی اور شگفتہ بانو نے اب کے پیر کی جوتی نکال کے ہاتھ پر رسید کی۔ بدمعاش! ساتھ ہی خطاب بھی عطا فرما دیا۔ یہ حرکت اب تک اسے کسی مرد نے نہیں کی تھی۔ مصاحبین کے دلوں کی حرکت بند ہوتے ہوتے بچی، مگر نواب صاحب بہادر نے سر پیچھے جھٹک کر فرمائشی کہکا لگایا اور مصاحبین معاملے کی اہمیت کو سمجھ گئے۔ نواب بہادر اتنا ہنسے کہ من بھر کی آنکھیں سوائے ہو گئی۔ پھر چاروں طرف سے ہاتھ چلنے لگے اور جوتی چومکھی مدافعت کرنے لگی۔ اس کی اجڑ قسم کی گالیوں کوسنوں میں بھی بلا کی حلاوت تھی۔ پھر وہ تنتنا کر کھڑی ہو گئی۔ ہم جاتے ہیں ہاں، اس نے غرور سے اعلان کیا۔ اچھا بیٹھو بیٹھو، اب نہیں چھیڑیں گے، نواب بہادر نے پچکارا۔ شہزادیوں جیسے دماغ ہیں، دل میں سوچا۔ نواب بیگم غیظ و غضب کی دیوار بنی پوری محل سرا پر برس رہی تھی اور 3 بار دورہ پڑ چکا تھا۔ کلیجے میں جوالا مکھی دہک رہا تھا۔
लौंडियां बांदियां सूखे पत्तों की तरह लरज रही थी। खानम साहब दस्त बस्ता मुजरिमों की तरह कदमों में सर रखे दे रही थी। कैसे ले गए? उन्होंने खानम साहब की चोटी मरोड़ डाली। क्या अर्ज करूं, एक झलक तो मैंने देखी, फिर जैसे बिजली सी कौंधी, जैसे जमीन फटी और वो समा गई, या आसमान से गैबी हाथ उतरा और उड़ा ले गया। किसी ने जानबूझकर मेरी आंखों में अबीर झोंका था, वरना बंदी यूं हवास बागता न हो जाती। और जब मैंने आंखें मसल कर खोली तो वहां कुछ भी न था। ड्योढ़ी पर किसी ने ध्यान भी न दिया होगा, ना चीखी ना चिल्लाई। अब क्या होगा खानम? नवाब बेगम एकदम बह निकली। बाकिर अभी खबर लेकर आया है, चूल्हे हो रही हैं। लेकिन मेरी सरकार, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो यह होना ही था, ये किसी दिन भी नहीं होना है। बेगम तमतमा उठी। सोने का डला बनी छम्मी मीना की तरह चहक रही थी। उसे हाजिरीन की तमाम अंगूठियां जीतकर पोर पोर पर टिका ली थी। अब अशरफी का खेल हो रहा था। खिलाड़ियों में से एक उसे अशरफी चुटकी में पकड़कर दिखाता, और जब वो अशरफी लेने लपकती तो चुटकी खुलकर अशरफी खिलाड़ी की गोद में डूब जाती। छम्मी अशरफी की खोज में हाथ मारती और मुगल्लिजात में लिथड़े हुए कह के गूंजने लगते। वो बड़ी बड़ी हैरान आंखें खोलकर हंसने वालों को देखती। मुहज्जब किस्म के ऊंचे मजाक उसकी समझ के ऊपर निकल जाते। ये नासमझी ही तो सारा लुत्फ पैदा कर रही थी। जब कोई इंतकाम लेने का कसद करता तो वो जूती संभाल लेती और महफिल लोटपोट हो जाती। नवाब बहादुर तो रोज़ हैरत जगा करते थे। जब पौ फूटने लगती तो हैंगन बाई भैरवी के मुकद्दस सुरों में कोई गज़ल या ठुमरी छेड़ देती और सरकार की रगों में नींद उतर आती। जगाने का राग उनके कानों में लोरी बन जाता। मगर आज छम्मी की शोखियों ने महफिल जमने ही न दी। दिन भर की झंझोड़ी हुई तो थी, सारी चौकी के पाए लगा तो पट से सो गई। एकदम महफिल पर सन्नाटा छा गया। बहादुरी में एक एक करके शब समय गुल हो गई। शबनमी पर्दे छूट गए, बज़ाहिर तखलिया हो गया। छम्मी ने ढीली अंगूठियों को गिरने से रोकने के लिए मुठियां बांधकर थोड़ी थोड़ी के नीचे रख ली थी। नवाब बहादुर ने अपना भारी पैर उसकी छाती पर धर के जगाना चाहा, मगर वो मुर्दे की तरह बेहोश पड़ी रही। उन्हें उसी की ये गुस्ताखी बड़ी पसंद आई। जैसे भूखे को हबड़ हबड़ खाते देखकर भूख लगने लगती है, इसी तरह छम्मी की अलड़ नींद का जादू उन पर भी चलने लगा। बरसों बाद वो सहन के कई घंटे पहले वहीं मसनद पर ढेर होकर सोए। दस्तूर के मुताबिक आला हजरत के बेदार होने से पहले ही बहादुरी की सूरत बदल गई। रात के मसले हुए फूल में छम्मी के झाड़ दिए गए और दबीज पर्दे छोड़कर बिल्कुल बंद कमरा बना दिया गया। जब छम्मी सर से पांव तक सोने और जवाहरात में डूबी, आंचल में अशरफियों के तोड़े और पोर पोर अंगूठियां पिरोए नवाब बेगम के हुजूर में पेश की गई, तो वो आंखों पर कोहनी का तिकोन खड़ा किए बेकल सी पड़ी थी। छम्मी ने छनकता हुआ मुजरा किया तो आंखें खोलकर देखा और तड़पकर उठ बैठी। छम्मी उनके लाड प्यार की ऐसी आदी हो चुकी थी कि उसने उनके तेवर न देखे। अपनी धुन में रात के तूफानों की तफसील बयान करते हुए वो वहीं उनके कदमों के पास बैठ गई। बेगम नवाब ने चोटी पकड़कर उसका सारा ऊंचा किया और फिर उनके हाथ कांटों की तरह उसके वजूद को खुरचने लगे। एक एक जेवर उन्होंने पैरों तले मसल डाला, कपड़े तार तार कर दिए और फिर इतने तमाचे लगाए कि उनके हाथों में खून छलक आया। फिर लात मारकर उन्होंने उसे दूर गिराया और उन पर हिस्टीरिया का शदीद दौरा पड़ गया। जब खानम साहब ने आकर इत्तला दी कि शगुफ्ता बानो वैसी ही साबित लौट आई हैं जैसी गई थी, तो वो दोबारा जिंदा हो गई। उन्होंने उसे बुलाकर उसके सोजे हुए मुखड़े पर उनके नरम रेशम जैसे हाथ फेरे। संदूकचा मंगाकर उनसे दोगुनी दे दें। अपना ढेरों जेवर अपने हाथों से पहनाया और ढीठ छम्मी खी खी हंसने लगी। बड़ी देर तक खानम साहब से सर जोड़कर मिसकोट होती रही कि अगर शाम को सरकार ने उसे फिर याद किया तो क्या बहाना बनाया जाए। निस्वानी मजबूरी का बहाना चंद रोज चल जाएगा, फिर क्या होगा देखा जाएगा। शाम हुई और सरकारी मोटर आधम की। बेगम ने फरोज़ा को, जो उन्हें बेहद प्यारी थी, बना संवार कर रवाना कर दिया।
اسے ہر طرح کی تاکیدیں کی گئی مگر فروزہ الٹے پیروں روتی پیٹتی آ گئی۔ نواب بہادر کسی جھانسے میں آنے کو تیار ہی نہ تھے۔ اسی دم اعلان جنگ ہو گیا۔ نواب بیگم نے کھلی بغاوت پر کمر باندھ لی۔ چاہے حشر ہو جائے گی مگر وہ اپنے اعلیٰ خاندان کے مقدس خون کو موری میں لڑانے کو تیار نہیں۔ پہلے تو سوال و جواب دونوں طرف سے اہلکاروں کے ذریعے چلتے رہے۔ نواب بہادر بیگم نواب کو سمجھا سمجھا کر ہار گئے مگر وہ اپنی ہٹ پر قائم رہی۔ نواب بہادر نے ان کے خون کی عزت افزائی کی غرض سے نکاح کے قصد کا بھی ذکر فرمایا مگر نواب بیگم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مصاحبین نے نہ جانے کیا کیا جتن کر کے سرکار کو بہلائے ہوئے ہوتے مگر چھمی کے بغیر شام ان پر بھاری بھاری گزر رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد تو نواب بہادر بالکل ہی بکھر گئے۔ نواب بیگم کے زیادہ تر جواب ان کے کانوں تک پہنچے ہی نہیں تھے، بس طرح طرح کے بہانے بنائے جا رہے تھے۔ کسی میں اس گستاخی کی ہمت نہ تھی۔ بدکے ہوئے گھوڑے کو طرح طرح بہلایا جا رہا تھا۔ وہ تو خیریت یہ ہوئی کہ نواب بہادر کو چھمی کا نام نہیں یاد آ رہا تھا۔ وہ بس تڑپ تڑپ کر اس کو تفصیل بتاتے، حرام زادو، وہ جو ننھی سی جوتی دکھا رہی تھی جس نے تھوک دیا تھا وہی۔ وہ احمقوں کی طرح بتاتے اور مصاحبین نہایت مستعدی سے فوراً تعمیل حکم کے لیے دوڑتے اور جوتی والی کے بجائے کسی اور آفت کا پرکالا کو پکڑ کر حاضر خدمت کر دیتے۔ نواب بہادر چمچماتی ہوئی بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھتے اور پھر دہاڑنے لگتے۔ ایش باغ میں ایک قیامت برپا تھی۔ سب کے سروں پر موت منڈلا رہی تھی۔ طرح طرح کے جھنجھنے بجائے گئے، بندر نچائے گئے مگر اعلیٰ حضرت کسی غصے میں آنے کو تیار نہ تھے۔ نام انہیں کبھی کسی عورت کا یاد ہی نہیں رہتا تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے یاد رہ جاتے تھے۔ لوگوں نے انہیں بیوقوف بنانے کی بھی کوشش کی۔ اے قربانت شوم حضور والا، کل تو طرفہ ہی حاضر خدمت ہوئی تھی، طرفہ کو حاضر کیا جائے۔ وہ دہاڑتے مگر جب اینٹتی بل کھاتی طرفہ ان کی آغوش میں انڈیلی گئی تو وہ بے حساب دولتیاں جھاڑنے لگے۔ طرفہ اور اس کے لواحقین کی خوب جوتے کاری ہوئی اور پھر وہ چھمی کے لیے ایڑیاں رگڑنے لگے۔ جب سب کی جان سولی پر ٹنگ گئی تو انجام کار اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ اصل صورتحال سے نواب بہادر کو آگاہ کیا جائے۔ اب حضور والا کو معلوم ہوا کہ وہ فتنہ روزگار اولیاء حضرت نواب بیگم کی نہایت چہیتی منہ بولی بیٹی ہے اور شاہی خاندان سے ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے لچک کر رہ گئے۔ نواب بیگم کے مائکے سے وہ کنی کاٹتے تھے۔ ان کے دونوں سالے انتہائی خونخوار قسم کے تھے مگر پھر خودداری ابھرنے لگی۔ اچھا تو نواب بیگم سے ٹکر ہے۔ دماغ پر بہت زور ڈالا، بیگم کی کوئی واجہ صورت یاد نہ آئی۔ برسوں کی بات تھی، بیگم نہ جانے کتنے سال سے ان پر بھرپور نظر ڈالنا ہی چھوڑ دی تھی۔ جشن جلوس کے موقعوں پر وہ پتھر بنی ان کے پہلو میں بیٹھی رہتی اور نواب بہادر کی نظریں بادہ پیمائی سے مصروف رہتی۔ جب نواب بہادر کی سواری پہنچی تو بیگم نواب کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نواب دلہا بارات لے کر آئے تھے، تب بھی اسی طرح دل نہیں دھڑکا تھا۔ یوں بھی بڑا فاصلہ تھا ان دو دھڑکوں میں۔ بارات کے وقت ارمانوں اور امنگوں کی شہنائیاں بھی تو ہم آہنگ تھی، آج صرف نفرت اور حقارت کا طوفان کھول رہا تھا۔ جانے من ایک فضول اور بے بنیاد قسم کے وہم کی بنا پر ہماری دل شکنی پر تلی ہوئی ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جتنے کالے میرے باپ کے سالے، ریاست کے سارے حرامی پلوں سے اپنا خون کا رشتہ جوڑنے پر ادھار کھائے بیٹھی ہیں، تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم بھی اپنی ضد کے پکے ہیں۔ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کی ہٹ درمی ہماری سبکی کا باعث ہو رہی ہے۔ حضور یقین فرمائیے میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بیگم نے ادب سے سر جھکا کر کہا، یہ لونڈی کا وہم نہیں، حقیقت ہے۔ ولایت سدھارنے سے پہلے غضنفر میاں نے اطلاع کی تھی، خدا ان کے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ نکتہ بڑے سوچ بچار کے بعد خانم صاحب نے انہیں سمجھایا۔ واللہ مذاق فرما رہی ہیں بیگم؟ ارے وہ کمسن نازک اندام چھوکرا ہٹائیے بھی، وہ تو خود ہی معشوق تھا۔ قطع کلامی ہوتی ہے سرکار، مگر محروم کی شان میں ایسے کلیمے آپ جیسے
बावकार हकीम को जेब नहीं देते। बेगम की आंखों में लावा खदबदाने लगा। हमारा मतलब है वो तो खुद ही बच्चे थे, मसें भी तो न भीगी होंगी। ये हवाई जहाज़ों का सफ़र, तौबा तौबा। नवाब साहब फौरन ढीले पड़ गए। खैर बेगम ज़िद छोड़िए और कबीला ए आलम, ये मरने वाले की आखिरी वसीयत का सवाल है। उनकी रूह को चैन नसीब ना होगा। मैं हश्र में उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। हम जानते हैं कि ये सब हमें ज़क पहुंचाने के लिए शोशे छोड़े जा रहे हैं। नवाब साहब झल्ला उठे। और फिर हम उसे बांदी नहीं बना रहे हैं, हम उसे निकाह मिलाएंगे। नवाब साहब होठों पर ज़बान फेरने लगे। निकाह? मैंने उसे बेटी कहा है और वो मेरी बेटी है, आपकी भी बेटी हुई। ये गुनाह अजीम है। बेगम की आंखों में शरारे लपकने लगे। निकाह जायज़ ना होगा। लाहौल वल्ला कुव्वत, ये किसी मरदूद का फतवा है। क्यों सता रही हैं बेगम? आपने बेटी कहा तो वो हम पर हराम हो गई। कौन सी शरीयत के हुक्म से? मेरी ज़बान के कौल का पास आप पर भी उतना ही वाजिब है जितना मुझ पर। लावा खदबदाने लगा। उसे निकाह फरमाने के लिए मुझे तलाक देनी होगी। आप जानती है बेगम, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपके बिरादर अजीज़ हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। सच्ची बात कहिए बेगम, इस बुढ़ापे में भी सौतिया डहा। तौबा कीजिए हुजूर, अगर अगली पिछली सौतों की डहा करती तो बंदी कभी भी ख़त्म हो चुकी होती। ये ना होगा, यही होगा। नवाब बहादुर अपने पूरे जलाल से खड़े हो गए। आज शाम को बाद नमाज मगरिब। आली जाह, ऐसा जुल्म ना कीजिए। आपको क्या कमी है? मेरी सूनी गोद का मान कीजिए। बेगम, हमें इतना जलील ना कीजिए। एक छोटे से वहम की खातिर हमारा दिल चकनाचूर किए देती हैं। हम मानते हैं कि उसकी रगों में आपका खून है। हम उसका मान कर रहे हैं। हम निकाह करेंगे और अगर खुदाए बरतर की इनायत और मेहरबानी से इसके बतन से नर बच्चा पैदा हुआ तो हमारी देरीना मुराद बराएगी और हमारा वलीहद होगा। कमाल फरमाते हैं आली जहाँ, कल तो वो मुसाहिबों और पापोश बरदारों के लाशें जगा रही थी। चौबदार उसकी बोटियां मसल रहे थे। तेरी मेरी गोद में हुमक रही थी। आज उसे निकाह का मर्तबा अता फरमा रहे हैं। बेगम बाज न आई। कल की रंग बिरंगी याद कहका बनकर नवाब बहादुर के हलक से छलक गई। कहर है बेगम, एक कयामत है। जालिम ने हमें कहीं का ना रखा। कहाँ है? ज़रा बुलवाइए तो अपनी लाडली को। अच्छा रहने दीजिए, ये हिज्र के लम्हे बड़े मज़ेदार हैं। क्या हम एक नज़र देख भी नहीं सकते? अल्लाह कसम, दूर से, बस हाथ ना लगाएंगे। मगर बेगम की आंखों में उबलते हुए तूफ़ान ने उनकी जिंदा दिली पर ओस डाल दी। ये उम्र इस पर चोच ले। मगर नवाब बहादुर सन्नी को टालकर रुखसत हो गए। अगर खानम साहब ना समेट लेती तो बेगम नवाब रेजा रेजा हो जाती। उन्हें सर पैर का होश ना रहा। कलेजा थाम कर वहीं ढेर हो गई और कटी मुर्गी की तरह फर्श पर लौटने लगी। ये नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा, मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा, कुर्बान जाऊं मेरी शहजादी, नहीं होगा। खानम साहब की आंखों में सूरज जगमगा उठे। दालान दर दालान में जर निगार जोड़ों और जेवरात के थाल यहाँ से वहाँ तक चुने हुए थे। बांदिया छम्मी उर्फ शगुफ्ता बानों को धो फटक कर इत्र के पानी में बिसा रही थी। मेहंदी रचे लाल लाल तलवे और हथेलियां देख देख कर छम्मी किलकारियां मार रही थी। उसका ब्याह हो रहा है। जब दुल्हन सज धज कर तैयार होगी तो छम छम करती नवाब बेगम की कदम बोसी को हाजिर हुई। उन्होंने बड़ी हसरत से उसे सर से पैर तक निहारा। एक त्रिशूल सा कलेजे में उतरता चला गया। गजनफर अली खां के अक्स पर एक और नन्ही सी तस्वीर सपरम पोज हो गई। एक ना सही दो घाव सही, जब दिल ही कीमा हो चुका है तो नए और पुराने सब जख्म एक हो जाते हैं। पास बिठाकर नवाब बेगम ने उसे बड़े प्यार से छुआ। दिमाग में तूफान खौलने लगा। खानम साहब ने मिठाई की तश्तरी पेश की। उन्होंने बच्ची का मुंह मीठा कराया। बदनसीब ससुराल जाने के लिए बेकरार थी। जब छम्मी दुल्हनापे के नशे में झूमती चली तो उसके पांव बहके पड़ रहे थे। गंगा जमनी झमाझम करती पालकी में जब वो सवार हुई और सुर्ख शबनमी पर्दे छोड़ दिए गए तो सारी महलसरा की लौंडियों के कलेजे पर सांप लौट गए।
बेगम ने अपनी कोहनी का तिकोन बनाकर आंखों पर खड़ा कर लिया और सिसकने लगी। बड़ी धूमधाम से दुल्हन की सवारी दूल्हा की चौखट पर पहुंची। पालकी बीच बहारदरी में रख दी गई। नवाब साहब का दिल मस्त हिरन की तरह कुलांचे भर रहा था। कमसिन दुल्हाओं की तरह ठंडे पसीने छूट रहे थे। बस अब कोई दम में शबनमी बादलों के दरमियान से बिजली तड़प कर निकलेगी और खिरमने हस्ती को फूंक देगी। मोहरियों ने पर्दे उठाए, न बिजली तड़पी न शोला लपका। ढीली अंगूठियों को उतरने से रोकने के लिए उसने कस के मुट्ठियां भींच ली थी। सुकड़ी सिमटी पालकी के कोने में दुबकी बैठी थी, जैसे अचानक पल भर के लिए ऊँघ गई हो और अभी जाग पड़ेगी। कहानी यहीं समाप्त हुई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें दोस्तों। धन्यवाद।